हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस नाइन्थ जो हमारी चल रही है। लेसन नंबर 12 करेंगे हम, साउंड ध्वनि जिसको बोलते हैं। और हम कर रहे हैं आपकी हरियाणा बोर्ड की जो बुक है और जिसको हम एनसीईआरटी की बुक भी कह सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक हमारे पास, ध्वनि का उत्पादन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे ये किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ध्वनि का उत्पादन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये भी, ध्वनि जो है पैदा कैसे होती है। फर्स्ट लाइन में क्लियर है, जब हम किसी वस्तु में कंपन पैदा करते हैं तो उस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ही सबसे मेन पॉइंट है। देखिए, जो ध्वनि है एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में स्वन की संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ऊर्जा के काफ़ी रूप होते हैं हमारे पास, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और इसी में से एक पार्ट बन जाता है हमारा ध्वनि ऊर्जा। देखिए, ध्वनि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। ये जो है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। इसलिए जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होंगी, न तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में हम बदल देते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि जब हम किसी वस्तु में कंपन पैदा करते हैं तो उस कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, पैदा होती है। जैसे जब आप किसी टेबल को पीटते हैं या किसी भी सतह को खुरचते हैं, रगड़ते हैं, या किसी चीज़ पर आप फूंक मारते हैं तो उन चीज़ों में कंपन पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, और उसी से निकलती है ध्वनि। यदि हम मनुष्य की बात करें तो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसमें हमारे वाक यंत्र होते हैं, और वाक तंतुओं में कंपन जब पैदा होगी तो हमारी आवाज़ निकलती है। ये है हमारी आवाज़ बाहर आने का कारण। कहने का मतलब, ऊर्जा जो है एक ऐसा रूप है जिसको न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, और न ही क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं, बल्कि हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है और जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, इसलिए यहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। और वो नियम क्या कहता है कि न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की जा सकती है, और हम दूसरा कोई इसके लिए हमारे पास साधन नहीं है। अतः हम कह सकते हैं ध्वनि को ऊर्जा भी कह सकते हैं, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को भी दूसरी ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हम उदाहरण के तौर पे लें, ठीक है, यदि हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ताली बजाने से पेशीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जैसे किसी ड्रम को पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारी कार है, मोटरसाइकिल है, बस आदि हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके वो ध्वनि ऊर्जा बनाती हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी होते हैं। ध्वनि का फिर उत्पादन कैसे होगा, तो शॉर्टकट में हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि पैदा होती है, मतलब कंपन से ही ध्वनि, सिंपल ये कंपन से ध्वनि पैदा होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी वस्तु को कंपित किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, जब पेड़ के पत्तों से हवा गुजरती है तो पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं, अर्थात कंपित होने लगते हैं, और पत्तों की कंपन से सरसराहट की ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, जब किसी तार वाले वाद्य यंत्र जैसे कि गिटार, वीणा, सितार, बैंजो आदि के तार को छेड़ा जाता है तो जो तार होती है उसमें कंपन आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है, और उससे क्या होती है, ध्वनि पैदा हो जाती है। अगला एग्जाम्पल, जैसे आपने ढोल सुना होगा, ड्रम पीटते हैं ना, तो उसके पर्दे
पर यदि आप ध्यान से देखें जब उसके पर्दे पर हाथ मारते हैं तो उसमें कंपन आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है, और जिससे क्या पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। जब हम अपने गले की बात करते हैं तो हमारे गले में अवस्थित वोकल कॉर्ड के कंपन के कारण आवाज़ निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं, चिल्ला सकते हैं, गाना गा सकते हैं, तो वो सारा किस कारण होता है, ध्वनि के कंपन से जो पैदा होती है उसी का कारण, इनके कंपन के कारण सब कुछ हो रहा है। आपने एक मधुमक्खी को देखा होगा, इधर उधर मंडराते हुए देखा होगा, तो हमारे कानों में भी 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 की आवाज़ आती है, तो वो भी क्या है, मधुमक्खी जो उड़ते समय अपने पंखों के कंपन के कारण बन बनाने की आवाज़ निकालती रहती है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को कंपित या कंपायमान कर ध्वनि को पैदा किया जा सकता है। अब करेंगे हम ध्वनि का संचरण क्या है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है। देखिए, ध्वनि का संचरण यदि आपको करना है तो माध्यम होना चाहिए। माध्यम का मतलब, माध्यम में हम लेते हैं जैसे ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों में से किसी एक का होना आवश्यक है, तभी ध्वनि का संचरण हो सकता है। अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि का संचरण हमेशा किसी न किसी माध्यम से होकर जाता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस, इसलिए इसे ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों की गति के कारण होता है, इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहते हैं। देखिए, ध्यान से नोट कीजिए, अतः जब ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम कणों की गति कारण होता है, इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, 1 नंबर में आ जाता है हमारे पास ही। स्रोत से ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। अर्थात ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को ध्वनि का संचरण कहते हैं। तो संचरण का मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो वो संचरण होता है। और जब ध्वनि संचरण की बात करेंगे तो इसका मतलब जब ध्वनि एक स्रोत से दूसरे स्रोत की ओर चली जाती है तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि संचरण कहलाती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब बिल्कुल खाली, जहाँ पर हवा ना हो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। में ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वह पदार्थ जिससे ध्वनि का संचरण होता है उसे माध्यम कहा जाता है। माध्यम ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी ला लें, इनके माध्यम हमारे पास होना चाहिए। अब बात करेंगे ध्वनि का संचरण कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा भी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। फिर होता कैसे है ये ध्वनि का संचरण, मतलब संचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि जाते कैसी है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपित कर देती है। ये कण स्वयं गति कर सुनने वाले के कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद ये कण अपने जो उसके वो पास वाली बॉडी है, पास वाले कणों को संतुलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं तथा अपने पूर्व की संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। फिर संतुलित अवस्था से विस्थापित अवस्था दूसरे कण अपने पास वाले कणों को संतुलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं और अपनी पूर्व की संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि माध्यम में हमारे पास 2 तरह के विक्षोभ पैदा हो जाएंगे। यानी कि इस तरह माध्यम में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। देखो, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, ध्वनि कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, तो इस तरह से एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया जिसको हम इंग्लिश में विक्षोभ बोलते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब बाधा उत्पन्न होगी। माध्यम के कणों में डिस्टर्बेंस यानी कि जो विक्षोभ की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि सुनने वाले कानों तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो यह है ध्वनि संचरण का तरीका। अब ध्वनि होती क्या है, जैसे कि हमने बार बार पढ़ा है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। भी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ताली बजाते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी ड्रम को पीटा जाता है, ये हम जो है रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी लकड़ी के गट्ठे और हथौड़ी
या पत्थर से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल हमारे ध्वनि को पैदा करने के। तो ध्वनि का उत्पादन किसी वस्तु के कंपन वाला, वही हमारे पास दोबारा पॉइंट है। उदाहरण के तौर पे हमारे वही पेड़ के पत्तों से हवा गुजरती है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र वाला एग्जाम्पल हो गया। किसी ढोलक या ड्रम को पीटने पर उसका पर्दा कंपित होता है, ये एग्जाम्पल हो गया। गले में हमारे वोकल कार्ड होते हैं, उससे हम ध्वनि पैदा करते हैं। मधुमक्खी भी ऐसे उड़ते हुए करती है। चिड़िया पंखों को फड़फड़ाती है तो ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार जब एक तने हुए रबर बैंड को खींच कर छोड़ा जाता है तो कंपन होने लगती है और ध्वनि पैदा हो जाती है। ये अब हमारे पास ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कैसे होता है ये हमने भी रिवाइज किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्रोत से सुनने वाले कानों तक ध्वनि पहुंचने के चरण क्या है, किस तरह से ध्वनि पहुंचती है। नंबर 1, जब एक वस्तु कंपायमान होती है तो यह माध्यम के अपने चारों कणों को कंपित कर देती है। पहला पॉइंट तो यह। दूसरा, सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायन वस्तु के ठीक पास संपर्क में आने वाले कण अपने जो है संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। चित्र दिया गया कंपायमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न C तथा विरलन R की श्रेणी उत्पन्न करते हुए, ये देखिए आपको दिखाया गया है। तो चित्र यदि आप देख रहे हैं तो चित्र में क्या दिखाया गया, ध्यान से देखिए। वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न यानी कि C, ये संपीड़न दिखाया गया। देखिए ये थोड़े आपको पास पास नजर आ रहे हैं। और विरलन का मतलब R, यानी कि इसमें कण दूर दूर हैं और संपीड़न में कण बिल्कुल पास पास, और विरलन में दूर दूर हैं। यहाँ पे फिर C आ गया। देखिए यहाँ पे कण जो है बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं और R में थोड़े कण दूर दूर दिख रहे हैं। यानी कि जो ध्वनि होती है संपीड़न और विरलन पैदा करती है। देखिए जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है, हमारी ट्यूनिंग फोर्क लगाते हैं तो जिसको हम सौरित्र द्विभुज बोलते हैं, गिलास और पानी में भी कंपन पैदा कर देती है। माध्यम के ये कण अपने ठीक पास वाले कणों पर बल लगाते हैं। देखिए जैसे हम हमारा ये विरलन चल रहा है C पर, तो ये कण हो गया, ये दूसरे कण पर बल लगाएगा दूसरे कण पे। तो इस तरह से ये इसमें संपीड़न और विरलन बढ़ता चला जाता है और जिससे जो है ध्वनि आगे अपने स्रोत तक पहुंच जाती है। इस बल के कारण पास वाले कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। तीसरा, पास वाले कणों को विस्थापित करने के बाद पहले वाले कण अपनी पूर्व अवस्था में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब यह प्रक्रिया चलती है और तब तक चलती रहेगी जब तक आवाज़ के तरंग उत्पन्न होने वाले स्थान से सुनने वाले के कानों तक नहीं पहुंच जाती। यानी कि ध्वनि के स्रोत से होने वाला डिस्टर्बेंस विक्षोभ माध्यम के कणों के द्वारा आगे बढ़ता है। अतः हम कहते हैं कि माध्यम के कण ध्वनि स्रोत से आगे की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि ध्वनि माध्यम में होने वाले विक्षोभ के द्वारा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ध्वनि जो है निर्वात में नहीं संचरित हो सकती, उसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। दूसरा जो मेन पॉइंट क्या रहा हमारे पास, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। तो बात करते हैं हम ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की जरूरत है। बिना माध्यम के जो है साउंड जो है वो नहीं गति कर सकती। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक जार दिया गया है, एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार ले लेंगे। मतलब ये बेलजार है कोई और ये विद्युत घंटी है हमारी, और इसको वायुरुद्ध कर दिया है, मतलब इसमें वायु नहीं है, इसको बंद कर दिया। अब ये विद्युत घंटी है, ये हमारा बेलजार, और यहाँ पे कॉर्क लगा दिया ताकि इसके अंदर की हवा बाहर ना आए, और ये स्विच लगा दिया इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाते हैं, बेलजार को हम चित्र की तरह से फिट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, घंटी के स्विच दबाते हैं तो ध्वनि सुन सकते हैं। तो ये नहीं कि जब हम इसको ऊपर जब कॉर्क नहीं लगा होगा ना तो हमें ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही हम कॉर्क लगाते हैं, टाइट कर देते हैं, तो फिर जो है हम इसके बारे में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। लेकिन जब निर्वात पंप को चलाइए, यानी कि बेलजार को हवा से खाली कर देते हैं, जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकल जाती है तो ध्वनि की गति भी धीमी होती जाती है, यद्यपि उसमें पहले जैसी विद्युत धारा चल रही है। कुछ समय पश्चात जो है
बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है, तब आपको बहुत धीमी से ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा, तो हमें आवाज़ जो है यानी कि जो साउंड है, ध्वनि है, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। तो ये सब था हमारे पास ध्वनि होती क्या है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है और किस तरह से ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है। अब हम करेंगे तरंग के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंग क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। तरंग, देखिए अभी हमने जो बात पढ़ी थी, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़न और विलयन के रूप में संचरित होती है। अब तरंग क्या होती है, यदि हम किसी एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि हम किसी तालाब के साथ जल में आप एक पत्थर का टुकड़ा मारते हैं, पानी में पत्थर मारते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि पानी में डिस्टर्बेंस आ गई, मतलब पानी हिलने लगता है ऊपर नीचे। इसमें आपने देखा होगा सर्कल से बनने शुरू हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं हम डिस्टर्बेंस, यानी कि विक्षोभ बनने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो उत्पन्न हो जाते हैं। यह विक्षोभ उसी रूप से बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, तालाब के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तरंग यानी कि वेव, तो फिर तरंग होती क्या है, वेव। इसका मतलब क्या है, लहर, पानी में लहर देखेंगे। भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है। जहाँ तक तरंग की बात करते हैं तो कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, ऊष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं बारी बारी पढ़ेंगे। नंबर 1 देखिए, अनुधार्य तरंग क्या होती है। यानी कि हमारे पास तरंग दो तरह की होती हैं, एक तो अनुधार्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। पहले हम करते हैं अनुधार्य तरंग के बारे में, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य आपको समझ में आ गया क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती के रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग कहलाता है। और तरंग को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इंग्लिश का वर्ड है ये डेल्टा, इससे हम डिनोट करते हैं तरंग। अब करते हैं अनुधार्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तरंग जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होगा, उसको हम बोलेंगे अनुधार्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो तरंग जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, उसको बोलते हैं अनुधार्य तरंग। उदाहरण, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में ज़्यादा होती है और सबसे कम किस्म होती है गैसों में, और बीच में आ जाती है ये। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, वे तरंगे जो तरंग की दिशा के समांतर गति नहीं करती किंतु यह तरंग की दिशा के लंबवत गति करती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युतीय चुंबक मतलब विद्युतीय तरंगों के रूप में संचालित होती है और इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो अभी हमने बात की थी ध्वनि के जो तरंग होती है उसमें संपीड़न और विलयन बनता है। संपीड़न का मतलब जब बिल्कुल पास पास, विलयन का मतलब थोड़ा दूर दूर हो जाता है। तो जो सी है ये हमारा संपीड़न दिखा रहा है और आर क्या दिखा रहा है, विलयन। आर हमें विलयन शो कर रहा है और सी हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, जिसमें कण पास पास दिखाई देंगे। ये होता है हमारे पास संपीड़न। ये क्या होता है, संपीड़न। और जो आर होगा वो क्या होगा, विलयन को हमारा दिखाई पड़ता है। ध्वनि तरंगों का उच्च घनत्व उच्च दाब संपीड़न कहलाता है। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगों का उच्च घनत्व या उच्च दाब संपीड़न कहलाता है। सी से डिनोट करते हैं क्योंकि कंप्रेशन, इसे अंग्रेजी के लेटर सी द्वारा लिया जाता है। तो क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेस कर दिया हमने, उसको दबा दिया। ध्वनि तरंगों के निम्न घनत्व निम्न दाब के क्षेत्र को विलयन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इसीलिए उसको हम लिखते हैं किसे, आर से लिखते हैं। ध्वनि तरंगों में शिखर को श्रृंग और घाटी को गर्त कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ये तरंग है, ठीक है, इस तरह से, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा उसको हम घाटी बोलते हैं या गर्त भी कहा जाता है। तो फिगर में देख लीजिए हमारे पास ध्यान से, ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, श्रृंग बन जाएगा। क्या बन गई, श्रृंग ऊपर की ओर गई है ना, और जब नीचे की ओर आएगी तो इसको बोलते हैं गर्त, फिर ऊपर की ओर चलेगी तो ये क्या कहलाएगा, श्रृंग कहलाएगा। अब देखिए वेवलेंथ
की जब हम बात करते हैं ना, तो वेवलेंथ क्या होती है, जिसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, श्रिंग, और ये क्या है दूसरा, श्रिंग। इसके जो बीच की दूरी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बोलते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या है, नंबर 1 तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ क्या होती है। तो जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ना, तो ध्वनि जो है संपीड़न और विलय के रूप में गति करती है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो मैक्सिमम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं, जिसको क्रेस्ट भी बोलते हैं। इनके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, और नीचे चली जाएगी वो क्या कहला जाएगी, गर्त कहलाती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। तो जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया, वेमडा ले लिया, इनके तरंग दैर्घ्य जिसके हम बोलते हैं। यानी कि दो क्रमागत संपीड़न या विरलन या दो क्रमागत शिखर के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को अंग्रेजी का जो लेटर होता है लैम्डा, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए ये हाई फ्रिक्वेंसी जब होती है, उच्च आवृत्ति वाली का जो फिगर है कुछ इस तरह से बनता है साउंड का। तो अभी हमने बात की थी जो दो के बीच की डिस्टेंस है, देखिए दो, तो उसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, लैम्डा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। लो फ्रिक्वेंसी में थोड़े जो है उनके बीच में गैप ज़्यादा चल जाता है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं इसको तरंग दैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंग। तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है, मीटर होती है। आवृत्ति क्या होती है, देखिए आवृत्ति क्या है, एकांक समय में होने वाली घटना की संख्या उस घटना की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, एकांक समय में होने वाली घटना की संख्या उस घटना की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, मतलब दोहराया जाना किसी भी चीज़ का। जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से संचरित होती हैं तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम न्यूनतम मान के बीच बदलता है। ध्वनि के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलनपुर हो जाता है। मतलब जैसे आप झूला झूलते हैं ना, ये आप झूल कर वापिस आ जाएंगे तो वो एक दोलनपुर हो गया हमारे पास। तो एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति क्या है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का जो सिंबल है वो होता है म्यू, और वो किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। यानी कि एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इंग्लिश के जो म्यू वर्ड है उससे इसको हम दर्शाते हैं और लिखते हैं इसको 1/t। क्लियर है। और ध्वनि का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो आवृत्ति वो क्या होती है, लैम्डा इंटू वी होती है, ये इस तरह से जुड़े होते हैं। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचारित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। यह बात आप नोट करेंगे, ठीक है ना। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न और विरलों की संख्या की गणना करें तो हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति का पता चल जाता है। तो आवृत्ति को हम प्राय ग्रीक लेटर म्यू से लिखते हैं, और कभी कभी आवृत्ति को हम एफ से भी लिख देते हैं, इनके फ्रिक्वेंसी से लिख देते हैं। ध्वनि की ऐसा मात्रा क्या है, हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आवर्तकाल। दो क्रमागत संपीड़न यानी कि कंप्रेशन या विरलन को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। नोट कर लीजिए, दो क्रमागत संपीड़न हो या कोई दो विरलन हो, उनको किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में कुछ न कुछ टाइम लगता है और उसको बोलते हैं आवर्तकाल। दूसरे शब्द में माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी से दर्शाते हैं, और आवर्तकाल की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति क्या होती है, 1/में में आवर्तकाल, यानी कि म्यू किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। अब बात करते हैं आयाम की, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी माध्यम में मूल स्थिति दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं, और मोस्टली हम इसको अंग्रेजी के लेटर ए से डिनोट करते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्वनि की प्रबलता और मधुरलता। ध्वनि की प्रबलता मधुरता में क्या डिफरेंस होता है, बात करते हैं। आयाम ध्वनि तरंग की ऊर्जा होती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जिससे कोई वस्तु को कंपायमान किया जा सके।
प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है जबकि मृदुल ध्वनि का आयाम कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होता है, ज़्यादा होगा और मृदुल का कम होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि ध्वनि की प्रबलता अधिक हो तो उसका आयाम भी ज़्यादा होगा, और यदि ध्वनि की प्रबलता कम हो तो उसकी मृदुता भी, यानी कि जो ध्वनि का आयाम है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अधिक आयाम वाली ध्वनि प्रबल अर्थात तेज तथा कम आयाम वाली ध्वनि मृदुल यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी चीज़ जैसे कि लकड़ी के बोर्ड को धीरे धीरे मारने पर ध्वनि पैदा होती है, धीमी धीमी पैदा होगी ना, इसलिए धीरे धीरे मारने से कम ऊर्जा की ध्वनि अर्थात कम आयाम की ध्वनि पैदा होगी। ज़्यादा जोर से पीटेंगे तो ज़्यादा आयाम की ध्वनि पैदा होती है हमारे पास, ठीक है ना। यानी कि उसी प्रकार यदि किसी लकड़ी के बोर्ड को जोर से किया जाता है, इनके पीटा जाता है तो ध्वनि पैदा होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। ये बात क्लियर है। देखिए प्रबल यानी कि तेज आवाज़ में अधिक ऊर्जा होती है, अतः यह दूर तक जाती है। वहीं धीमी आवाज़ में कम ऊर्जा होती है, इसलिए ये कम दूरी तय करती है। अर्थात जैसे ध्वनि जो है तरंग स्रोत से दूर जाती है तो इसका आयाम और प्रबलता कम होती जाती है। अब तारतव क्या होता है, देखिए जहाँ फिगर में देख रहे होंगे, नीमन तारतव का ध्वनि स्रोत ये दिखाया गया, विक्षोभ दिखाए गए हैं, तरंग का विक्षोभ दिया गया है, समय दिखाया गया। तो तारतव ध्वनि की वह विशेष अभिलक्षण है, वो विशेष क्वालिटी है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में विभेद किया जा सके। देखिए जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, वो बोलता है, उसकी डिफरेंस आवृत्ति होगी, तो दूसरा दोस्त है उसकी डिफरेंस आवृत्ति होगी। मतलब हम किसी की आवाज़ से किसी को बिना देखे भी पहचान लेते हैं, तो ये कहलाता है उसका तारतव हो जाता है। नहीं, इसी तारतव के कारण एक बच्चे या किसी बुजुर्ग की आवाज़ में पता चल जाता है मे भी बच्चा बोल रहा है, बुजुर्ग, लेडीज और जेंट्स की आवाज़ में पता चल जाता है कि भी लेडीज बोल रही है। तो ये हमारा तारतव पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, ये उसका तारतव कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, ये उसका तारतव कहलाता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारतव अधिक और कम आवृत्ति की ध्वनि का तारतव कम होता है। ध्वनि की गुणता या टिम्बर जिसको लय बोलते हैं, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है, ये हमने भी पढ़ा था। ध्वनि का एक अभिलक्षण है जो समान तारतव और प्रबलता दोनों ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है, ध्वनि की गुणता या टिम्बर कहलाती है। ध्वनि जो सुनने में अच्छी लगती हो अर्थात सुनने में आनंद देती है, या छोटी ध्वनि होती है, अच्छी गुणता वाली ध्वनि होती है, वो ऊर्जा का एक रूप होती है। एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है, जबकि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, नोट बोलते हैं। अब संगीत और शोर, जो कानों को अच्छा लगे वो संगीत है, और जो कानों को अच्छा नहीं लगता उसको हम क्या मानते हैं, शोर। यानी कि ध्वनि जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है तो सुनने में अच्छी लगती है तो संगीत कहलाती है, और सुनने में अच्छी नहीं लगेगी तो संगीत नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एक वाद्य यंत्र देखा आपने जिसमें एक कलाकार द्वारा बजाया रहा है और आने वाली ध्वनि का संगीत सुनता है तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, जबकि कार का हॉर्न है, बस का हॉर्न है, जब हमें वो सुनते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, यानी कि वो एक तरह से शोर हो गया। ध्वनि की गति या तरंग वेग क्या होती है, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है, यानी कि ध्वनि की गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में ध्वनि द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ध्वनि की गति कहलाती है। तो v दूरी बटे समय क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा। जो दूरी यानी गति का फार्मूला क्या है, दूरी बटे समय, जितनी उसने दूरी ली और कितना समय लिया। और ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी लैम्डा, और समय क्या हो जाएगा टी, इसलिए लैम्डा बाई टी से इसको लिखते हैं। यहाँ पर लैम्डा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य है और यह एक आवर्त काल में चले की दूरी होती है, लेकिन म्यू किसके बराबर होती है 1/t, अर्थात v बराबर क्या हो जाएगी आवृत्ति, तो v हमारे पास क्या हो गया लैम्डा v हो जाएगा। क्लियर ना पॉइंट। ध्वनि की गति का मतलब फिर फार्मूले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं। ध्वनि की गति तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति, अर्थात ध्वनि की गति क्या होती है तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग सेम रहता है, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी क्या होती है, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि
ऊर्जा को ध्वनि की तारतवता कहते हैं। कभी कभी प्रबलता और तीव्रता शब्दों को पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जाता, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ समान ही है। प्रबलता के लिए हम कानों की संवेदनशीलता को मापते हैं, ठीक है ना, प्रबलता यानी कि लाउडनेस में। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता मापते हैं, जबकि दो ध्वनियों के समान तीव्रता होते हुए भी एक को दूसरे की अपेक्षा हम अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, जबकि क्योंकि हमारे कानों को इसकी अधिक संवेदनशीलता महसूस होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अधिक क्या होती है, जैसे एल्यूमिनियम में चाल क्या होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड है। स्टील की क्या है हमारे पास 6040 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये दी गई है अलग अलग बोर्डों की अलग अलग चालें, तो आप जो है याद कर सकते हैं टेबल से। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है अर्थात चलती है। ठोस द्रव गैस में ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम गैस में न्यूनतम होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। ठोस माध्यम से द्रव में होते हुए गैस या माध्यम में ध्वनि की गति क्रमशः कम हो जाती है। ध्वनि के वेग पर प्रभाव, किसी भी माध्यम में तापमान वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग क्या जाता है, बढ़ जाता है। तापमान में कम होने पर ध्वनि की चाल भी कम हो जाती है। यही कारण है कि हम गर्मी के दिनों में जाड़े की अपेक्षा अधिक साफ सुन पाते हैं। तो नोट पॉइंट बोल, किसी भी माध्यम में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की वेग या चाल बढ़ जाएगी और तापमान में कमी होने पर ध्वनि की चाल में कमी आ जाती है। इसी कारण हम गर्मी के दिनों में जाड़े की अपेक्षा साफ साफ सुन पाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग कितना है 331 मीटर पर सेकंड, कई बार 332 भी लिख देते हैं हम, और 22 डिग्री पर कितना है 344 मीटर प्रति सेकंड। तो ये था हमारे पास आज का छोटा है टॉपिक, ध्वनि संचरण के बारे में हमने आज पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा होगा उसमें लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखिए। तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।